इस दुनिया में बहुत सी ऐसी काली शक्तियाँ या काली विद्याएं मौजूद हैं, पर जब तक हम उसे अपने कानों से सुनते नहीं हैं या अपनी आँखों से देखते नहीं हैं, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। आज की कहानी है संदीप की। संदीप शहर में रहने वाला एक लड़का था। शहर में उसकी एक पान की दुकान थी और एक ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस था। दोनों ही जगह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। कुछ सालों बाद संदीप की उसके शहर के पास में ही एक गांव था। उस गांव की एक लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। दोनों भी बड़े खुश थे और खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पर संदीप की जो पत्नी थी सुमन, वो गांव में ही एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसलिए सुमन ने कहा कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा होगा अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। इसलिए दोनों ने फैसला किया क्यों ना हम गांव के पास में ही एक नया घर ले लें और वहीं हम अपना सुखी जीवन बिताएं। संदीप और उसकी पत्नी दोनों भी नए घर में हंसी खुशी रहने लगे। संदीप हर रोज़ 2 घंटे का सफ़र उसके गांव के घर से शहर तक का तय करता। दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। कुछ सालों बाद संदीप और सुमन को एक प्यारी सी बेटी हुई। दोनों भी और भी खुश हो गए। कुछ महीनों के बाद सुमन ने संदीप से कहा, बच्ची होने के बाद मैं अपने मायके घर नहीं गई हूँ, क्यों ना थोड़े दिनों के लिए मैं अपने मायके हो आऊँ। संदीप ने भी मना नहीं किया। सुमन को उसकी बेटी सीमा को लेकर उसके गांव उसके भाई के घर जाने के लिए इजाज़त दे दी और सुमन और उसकी बेटी सीमा उसके भाई के घर दोपहर के प्रहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद सुमन और उसकी बेटी सीमा उसके भाई के घर आ पहुँचे। पर जैसे ही दोनों भी उसके भाई के घर आए, तब से उसकी बेटी सीमा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कुछ भी करके वो चुप ही नहीं हो पा रही थी। तभी सुमन ने अपनी बेटी के पास देखा। वो अजीब तरह से रो रही थी और दरवाजे के पास देख देख कर चिल्ला रही थी। और वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि ऐसी आवाज़ सुमन ने अपनी बेटी की पहली बार सुनी थी। सुमन को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी बेटी इससे पहले ऐसे कभी नहीं रो रही थी और वो बार बार दरवाजे की तरफ देखकर अपने हाथों से इशारे कर कर जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी। सुमन को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने अपने भाई को बताया कि देखिए मेरी बच्ची को क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, खाना भी खिलाने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं ले रही है, बस रोए जा रही है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, आप ही कुछ कीजिए। तभी सुमन ने झट से फ़ोन से संदीप को फ़ोन लगाया और संदीप को कहा, सीमा रोते ही जा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसा अचानक वो क्यों करती जा रही है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। तभी संदीप शहर का सफ़र तय कर कर वो तुरंत ही अपनी बेटी के पास उसे मिलने चला आया। तब भी उसकी बेटी का रोना रुक ही नहीं रहा था। तभी संदीप गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर उसके घर पे चला आया। डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से देख लिया, पर डॉक्टर को भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी बेटी को आखिर हुआ क्या है। बस वो दरवाजे की तरफ देख देख कर रो रही थी और चिल्ला रही थी। तभी उसके घर के पास में रहने वाली एक दाई माँ ने उसके रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो झट से सीमा को देखने उसके घर पे आ गई। तभी जो चीज़ दाई माँ ने देखी, वो देखने के बाद तुरंत ही उसने सुमन के भाई को कहा, तुम तुरंत ही गांव के भोला बाबा को इस चीज़ के बारे में बता दो, अब वही कुछ कर सकते हैं। संदीप को वो चीज़ कुछ अजीब सी और अघटित लगी, क्योंकि संदीप ऐसी चीज़ों में भरोसा बिल्कुल नहीं करता था। पर अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर उसने भी हाँ कर दी। तुरंत ही भोला बाबा उस घर में प्रवेश कर गए और उन्होंने
घर को अच्छी तरह से देखा और तुरंत ही उसके भाई के कान में कुछ बातें कही और बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। उसके भाई तुरंत ही बाजार गए और उस सामान में एक ऐसा सामान था जिसे सुनकर सब लोग भौचक्का हो गए, क्योंकि भोला बाबा ने सुमन के भाई को एक उल्टी पंख वाली मुर्गी को लाने के लिए कहा। सब लोग सोच में पड़ गए कि भोला बाबा ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर के बाद सारा पूजा का सामान और उल्टी पर वाली मुर्गी उसके भाई ने लेकर भोला बाबा के हाथ में रख दिया। तभी दोपहर का प्रहर हो चुका था और भोला बाबा ने पूजा शुरू कर दी। उसके घर के सामने एक खुला मैदान था। वो भोला बाबा ने खुले मैदान में अपनी पूजा और प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद पूजा संपन्न होने से पहले भोला बाबा ने सीमा के बदन के ऊपर का कपड़ा मांगा और वो कपड़ा मांगने के बाद उन्होंने वो कपड़ा लेकर उल्टी पंख वाली जो मुर्गी थी उसको उस कपड़े में लपेट दिया। कपड़े में लपेटकर एक गड्ढा खोदा और वो गड्ढे के अंदर वो उल्टी पर वाली मुर्गी गाड़ दी और पूजा का जो भी सामग्री उन्होंने मंगाया था वो भी उसके इर्द गिर्द फैला दिया और गड्ढे को बंद कर दिया। सबने वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह से और चौकन्ना होकर देखी। बाबा ने ऐसा क्यों किया, ये सब सोचने लगे। बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा और ये कहा हम सुबह का इंतज़ार करते हैं और बाबा चले गए। थोड़ी देर के बाद सीमा का रोना थोड़ा सा कम होने लगा और सब लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। पर आधी रात को अचानक से सीमा ज़ोर से चिल्लाई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई, आसपास सोए हुए सारे के सारे लोग उठ के खड़े हो गए और वो सीमा की तरफ देखने लगे। पर सीमा जिस ज़ोर से चिल्लाई थी उसी ज़ोर से शांत होकर सो गई। थोड़ी देर के बाद सुबह का सूरज उगा और सब लोग बाबा का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद बाबा आ गए। बाबा ने सब लोगों को इकट्ठा करके उस क्रिया किए हुए जगह के ऊपर लेके गए और बाबा ने कहा अभी वो खड्डा खोदिए। संदीप ने वो खड्डा खोदना शुरू कर दिया। पर जो चीज़ सबने देखी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि खड्डे के अंदर बस मुर्गियों की हड्डियाँ बची थी और क्रिया किया हुआ सामान इर्द गिर्द पड़ा हुआ था। पर ना वो उल्टे पंख वाली मुर्गी थी, ना ही सीमा के बदन के ऊपर का कपड़ा, सब गायब हो चुका था। बाबा ने सबके पास देखकर कहा कि हमारा टोटका सफल रहा। बाबा ने अभी अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा जब मैं तुम्हारे घर पे आया था तभी मैंने जो एहसास किया मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैंने सुमन से आने के बाद एक बात पूछी थी वो भी मैं आप सबको बताता हूँ। जब भी सुमन दोपहर के प्रहर गांव में अपने भाई के घर आ रही थी तभी जो जंगलों वाला रास्ता था उसी रास्ते के पास सुमन अपनी बेटी को लेकर चल रही थी और उसी वक्त अचानक से सीमा जोर जोर से रोने लगी। तभी सुमन ने उसी वक्त तंग आकर अपनी बेटी से कहा चुप हो जा, ये तो तुम्हें भूत बाबा के पास तुम्हें सौंप दूंगी। उसी वक्त वहाँ पे जंगलों में रहने वाली दोपहर की प्रहर की एक आत्मा ने वो बात सुन ली और वो लालच में उस बच्ची के पीछे आ गई और वो तुम्हारे घर के बाहर आके रुक गई और वो तुम्हारी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर वो ले ना जा सकी क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे भैया ने कुछ अच्छे पुण्य किए थे, इसलिए तुम्हारे घर के दहलीज के बाहर ही रक्षा कवच बांध के रखा था, इसलिए वो तुम्हारे घर के दहलीज के अंदर प्रवेश ना कर सकी। पर वो तुम्हारी बच्ची के बाहर आने का इंतज़ार बाहर ही कर रही थी, इसलिए तुम्हारी बच्ची बार बार दरवाजे की तरफ इशारे करके रो रही थी। वो उसे पुकार रही थी, अपने पास बुला रही थी, पर वो तुम समझ नहीं पाई। और टोटके में उल्टी पंख वाली मुर्गी को तुम्हारी बच्ची के बदन का कपड़ा मैंने बांधा था और वो आत्मा, जो बुरी आत्मा
तुम्हारी बच्ची का बाहर इंतज़ार कर रही थी। उसे लगा कि वो बच्ची वही है जिसको हमने वो क्रिया करके, वो टोटका करके उस गड्ढे में गाड़ दिया था। उसको वो बच्ची का शरीर चाहिए था। वो उल्टी पंख वाली मुर्गी के रूप में उसे मिल गई और वो उसे अपने साथ लेकर चली गई। अगर शायद ये टोटका मैं वक्त पे नहीं करता तो आज वो मुर्गी के बजाय तुम्हारी बच्ची उसके पास होती। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे खौफनाक और सच्चे अनुभव होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर वो कहानी अपने नाम के साथ पोस्ट कर दीजिए। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ ज़रूर पोस्ट करेंगे।